ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करते हैं। ये हमारे ईडीसी का आज लास्ट चैप्टर रहेगा, जिसको एक या दो लेक्चर के अंदर में हम ख़त्म कर देंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर आप लोगों के लिए रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से मैं बेस तैयार करूँगा आप लोगों के लिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स को लेकर। जैसा कि आप सबको जानकारी है भाई कि हमारा जो चैनल है वो 2 बार हैक हो चुका है। अभी आज ही मेरे साथ में हुआ है कि जो ट्विटर हैंडल था, मेरा ट्विटर जो अकाउंट था वो भी हैक हो गया और उसको एलन मस्क के नाम से इन्होंने मॉडिफाई कर दिया है। तो ये सारे साइबर अटैक्स वही नॉर्मली होते रहते हैं किसी ना किसी एजुकेशनल वीडियोस के ऊपर में, चैनल के ऊपर में। तो इसके बैकअप में मैंने आप लोग को एक फोटोनिक्स 2.0 के नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल भी जनरेट किया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर ले। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही आज के जो लेक्चर की PDF फाइल होंगी वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। हाँ, ये होता रहता है इन चीज़ों को लेके ना, हम रुकने वाले नहीं हैं। जो भी भाई ये चीज़ें कर रहे हैं तो कोई भी इशू नहीं। हम आज आप एक अकाउंट हैक करोगे, हम 2 और बना के रख देंगे। वहाँ पर हम कंटिन्यू अपना लेक्चर जो है, अपने कंटेंट जो वहाँ पर डिलीवर करते रहेंगे, कोई इशू नहीं है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, अब मैं बात करूँगा कि पिछले जो हमारे लेक्चर्स थे उसके अंदर में आपने देखा था कि बीजेटी को हमने बहुत अच्छे से समझा है। क्या हमारे पास में करंट इक्वेशंस होती हैं, क्या उसके वर्किंग ऑपरेशंस होते हैं, और सारा का सारा जो डिपेंड करता है हमारे पास में डायोड के ऑपरेशन के ऊपर में डिपेंड करता है। अगर हमने डायोड को अच्छे से समझा और सेमीकंडक्टर का हमने बेसिक देखा है, यानी कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स आप लोगों ने अच्छे से मेरे साथ में पढ़ी थी, तो आप इजीली FET हो चाहे आपके पास में BJT हो, सारे क्वेश्चन आप इजीली उनको लगा ले जाओगे। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों बनता है। अब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के अंदर में हमें पढ़ना क्या पड़ता है, इस चीज़ के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो FET के नाम से हम नॉर्मली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और FET के अंदर में हमें 2 चीज़ें पढ़नी पड़ती है। एक हमारे पास में JFET पढ़ना पड़ता है, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जिसको आप लोग जानते हैं MOSFET के नाम से। दोनों ही चीज़ें हम देखेंगे, और क्या इनका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, किस प्रिंसिपल के ऊपर में काम करते हुए हम इन चीज़ों का पढ़ते हैं। चलिए, बात करता हूँ मैं सबसे पहले FET को लेकर। तो FET की फुल फॉर्म आप लोग को बताया कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। अब ये किस पे डिपेंड करता है? पहली चीज़ जो हमारे पास में इसके ऑपरेशन होंगे वो भाई याद रखना कि ये डिपेंड करते हैं हमारे पास में फील्ड इंटेंसिटी हमने कितनी लगा रखी है, यानी कि हम कितना इसके ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा था ना कि जब हम BJT की पढ़ रहे थे, तो BJT पढ़ाने से पहले मैंने आप लोग को समझाया था कि भाई यहाँ पर ये डिपेंड करता है बेस के ऊपर में हमने कितना करंट लगाया हुआ है, या बेस से हमारे पास में कितना करंट निकल के जा रहा है। और ये बेस वाला करंट कहाँ से निकल के जाता था? ये निकलता था रिकॉम्बिनेशन के कारण। जो हमारे पास में चार्ज पार्टिकल थे उनका रिकॉम्बिनेशन होता था, तो वहाँ पर हमारे पास में एक बेस करंट डिज़ाइन होकर आ जाता था। चलिए, दूसरी बात करता हूँ मैं फील्ड इफेक्ट, जो फील्ड हमने कितना लगाया या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पर कितनी प्रोड्यूस हुई है चैनल के अंदर में। एक एक वर्ड के बारे में बात करेंगे कि चैनल क्या होता है, तो आप याद करेंगे चैनल के ऊपर में। ये कोई की पॉइंट आप लोग को याद रख लेना। दूसरा यहाँ पर बात करूँ कि जैसे हमने देखा था कि जो BJT होते हैं, तो अभी मैं सिर्फ एक दोनों को कंपेयर करवा रहा हूँ, BJT को और मेरे पास में जो FET है, इन दोनों को कंपेयर करवा रहा हूँ। फिर मैं टाइप्स के ऊपर मैं बात करूँगा, फिर टाइप्स के ऊपर मैं JFET को पूरा एनालिसिस करूँगा, फिर मैं जाकर MOSFET को पूरा एनालिसिस करूँगा। ये हमारे पूरे EDC का ना लास्ट चैप्टर है, लास्ट यूनिट आप ये बोल सकते हैं। इसके बाद में हमारा खत्म हो जाएगा, और उसकी जो भी आज के लेक्चर है उसके PDF भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद में हम जल्द से जल्द इसकी प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आऊँगा, जितना भी इसके अंदर में क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की उम्मीद है, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। हाँ, पिछले मैंने एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, एक या 4-5 क्वेश्चन उसके अंदर में पूछे गए थे, और उसका मेरे को कुछ लोगों ने सही भी आंसर किया और कुछ लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम भी था। इन्होंने मेरे पास में किया था कि जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि एज ए स्विच जो हमारे पास में ट्रांजिस्टर वो कब काम करता है, कट ऑफ रीजन में बिल्कुल सही बताया था इन्होंने। और दूसरा इन्होंने बताया था कि सैचुरेशन रीजन के अंदर में जो हमारे डिजिटल लॉजिक सर्किट्स होते हैं वो किस में, जब सैचुरेशन रीजन होता है तो वहाँ पर काम करते हैं। और ECL जो हमारे पास में फैमिली आती है, जब हम डिजिटल वगैरह पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमने देखा था कि ECL जो होती है वो भी सैचुरेशन रीजन के अंदर में काम करती है। नेक्स्ट आपने देखा था कि डोपिंग के बारे में मैंने पूछा था, तो इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर दिया, इन्होंने बता दिया कि मेरे पास में सबसे ज़्यादा बेस के अंदर में डोपिंग रहती नहीं, ऐसा ही होता है। सबसे ज़्यादा हमारे पास में जो एमिटर होता है वो हाईली बायस्ड डोप्ड होता है, फिर हमारे पास में कलेक्टर होता है, लास्ट हमारे पास में जो बेस होता है उसको हम सबसे कम डोपिंग पे रखते हैं। फिर एरिया के बारे में बात करी, तो एरिया इन्होंने बिल्कुल सही बताया था कि एरिया सबसे कम जो है बेस का होता है, फिर हमारे पास में एमिटर का होता है, लास्ट हमारे पास में जो सबसे ज़्यादा होता है वो कलेक्टर का एरिया रहता है, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से अपने जो क्वेश्चन पूछे जाएँ उनको यहाँ पर बताने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हम इनको यहाँ पर जल्दी से जल्दी डिस्कस करते हुए निकल जाएँ, आपके लेक्चर के अंदर में उसका रिवीजन भी होता चला गया, ठीक है। चलिए, जागृति आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर आपने गलती करी है, उसको थोड़ा सा एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए लेक्चर को, ठीक है। अब देखो, जो मेरे पास में डिवाइसेस हैं, जो यहाँ पर हम बात करेंगे FET को लेके, तो FET जो मेरे पास में जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर बेसिकली काम करते हैं करंट कंट्रोल डिवाइसेस, CCD का मैंने बात करी थी।
तो CCD यानी कि करंट कंट्रोल डिवाइस होते हैं। लेकिन जब हम FET की बात करते हैं तो ये बेसिकली मेरे पास में वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होते हैं। कौन सी डिवाइस होंगे भाई? ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है इन दोनों के बीच में कि ये मेरे पास में वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होते हैं और BJT जो होते हैं वो मेरे पास में करंट कंट्रोल डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट मैं पॉइंट की बात करूँ तो जो हमारे पास में यहाँ पर बात कर रहे थे BJT को लेके, तो BJT के अंदर में जब आप इनपुट करते थे, जब इनपुट रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर का जो नाम निकल के आया था वो यही था ना कि ट्रांसफर और फिर हम बोलते थे रजिस्टर, तो ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर यही बात करी थी। इसके अंदर से हमने ले लिया था ट्रांस और यहाँ से ले लिया था स्टर, तो यहाँ पर मेरे पास में बन गया था ट्रांजिस्टर के नाम से बनता है। यानी कि हम रेजिस्टेंस को लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ हमारे चार्ज पार्टिकल्स को मूव करवाते हैं, तो उसी का नाम हम बोल देते हैं ट्रांजिस्टर, यानी कि ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर इंटरनली हम बात करें तो जो इसका इनपुट रेजिस्टेंस होता है, इनपुट हम कहाँ लगा रहे हैं भाई? इनपुट लगा रहे हैं एमीटर और बेस के ऊपर में। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बना है ना, ये हमें लेना पड़ता है बहुत लो, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि 100 ओम की टर्म्स के अंदर में टिपिकल वैल्यूज़ के हम यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से जब मैं यहाँ पर FET की बात करता हूँ तो FET के अंदर में ये जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर अभी एक टर्म और निकल के आएगी, गेट और सोर्स के नाम से दो और पॉइंट्स यहाँ पर आने वाले हैं जो कि की रोल यहाँ पर अदा करने वाले हैं। तो आप लोग ये याद रखेंगे कि तीसरा पॉइंट अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों के अंदर में मैं भी डिफ्रेंशिएट करके दिखा रहा हूँ आप लोग को ना, फिर एक एक चीज़ों के ऊपर में काम करेंगे। तो जो यहाँ पर आएंगे इनका इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत हाई होता है, इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, और ये लगभग अगर टिपिकल वैल्यू आप लोगों से पूछा जाए तो 1 मेगा ओम की रेंज के अंदर में ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात कर लूँ तो इसके अंदर में बड़ी खूबसूरत चीज़ ये होती है कि जो हमारे पास में ट्रांजिस्टर होते हैं इनके अंदर में ना पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप देखेंगे अपने डिवाइसेस के अंदर में तो वहाँ पर ट्रांजिस्टर जो लगा होता है, जब आप उसको टच करके देखेंगे तो बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है, और उसको हीट सिंक करने के लिए पीछे ना एक बेस लगा दिया जाता है, मेटलिक एक बेस लगाया जाता है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसके अंदर में। तो यहाँ पर हम बात करें कि FETs के अंदर में, FET के अंदर में पावर जो कंजप्शन होता है ना वो बहुत कम होता है। आप ये भी एक इसके अंदर में डिफरेंस लिख सकते हैं कि पावर कंजप्शन मेरे पास में लो होता है। ये छोटी छोटी पॉइंट है, आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि इनमें दोनों में कौन बेटर है, FET बेटर है या फिर BJT बेटर है, उसकी पूछ लेगा इनपुट रेजिस्टेंस के हिसाब से बताओ, या फिर आप उसके करंट कंट्रोल डिवाइस या किस तरह का डिवाइस है ये पूछ लेगा आप लोगों से। तो आपको ध्यान रखना FET जितने होते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होते हैं, और जितने भी ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो मेरे पास में करंट कंट्रोल डिवाइस होते हैं। ठीक है, ये पावर कंजप्शन का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें कि जो हमारे पास में इसके अंदर में जब बात कर रहे थे ट्रांजिस्टर्स के अंदर में, तो ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो बाइपोलर हमारे पास में डिवाइसेस होते हैं। बाइपोलर का मतलब है कि वहाँ पर होल भी होता है और मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो कि करंट फ्लो करवाने के लिए मेरी हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे जिसको आप लोगों ने जाना था ना कि एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, एक को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोल दिया था, तो दूसरा मेरे पास में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। यानी कि वहाँ पर एक कंसेप्ट था आप लोगों के पास में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का। लेकिन जब हम बात करेंगे FETs को लेके, तो FET में कोई भी माइनॉरिटी कैरियर का यहाँ पर रोल नहीं होता है, यानी कि ये केवल और केवल क्या होते हैं, यूनिपोलर डिवाइस होते हैं। यूनिपोलर डिवाइस का मतलब क्या होता है कि ये इनके पास में केवल और केवल एक ही तरह का चार्ज होगा, या तो ये होल रखते होंगे अपने अंदर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जिसको नाम देते हैं, या फिर ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन रखेंगे। दोनों यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे करंट फ्लो करने के लिए। हालांकि हमारा डिवाइस है एन टाइप का है तो उसके अंदर में नो डाउट आपको होल भी मिलेगा और आपको इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा, लेकिन जो करंट के अंदर में हमारा टेक पार्ट कर रहा होगा वो केवल और केवल एक पार्टिकल कर रहा होगा, या तो होल करे या फिर मेरे पास में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कर रहा हो। ठीक है, ये केवल और केवल हम ये बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के ऊपर में डिपेंड करते हैं, माइनॉरिटी के ऊपर में डिपेंड नहीं करते जो करंट इनके अंदर से फ्लो होगा। ठीक है, अब देखो, अब आपको एक कहानी समझ में आई होगी कि यार यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर तो नहीं है मेरे पास में, और माइनॉरिटी कैरियर का कंसेप्ट कहाँ पर होता है, वो तो केवल ट्रांजिस्टर के अंदर में होता है, यानी कि BJTs के अंदर में होता है। यहाँ पर अगर माइनॉरिटी कैरियर नहीं है तो माइनॉरिटी कैरियर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, पहली चीज़ तो आप ये बताओ। बिल्कुल, वो होते हैं हमारे पास में किसी भी डिवाइस के अंदर में नॉइज जनरेट करने के लिए। अब भाई मेरे डिवाइस के अंदर में कोई माइनॉरिटी कैरियर ही नहीं है, तो क्या उस डिवाइस के अंदर में कोई नॉइज जनरेट होगी? नहीं। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास में FET होते हैं वो लो नॉइस होती है उनके अंदर में। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर कोई भी कंसेप्ट माइनॉरिटी कैरियर्स का नहीं है, और माइनॉरिटी कैरियर का कंसेप्ट नहीं है तो वहाँ पर कोई भी नॉइस नहीं होगी। आप ये बोल सकते हैं लेस नॉइस होती है एज कम्पेयर टू BJT। होगी नॉइस, लेकिन एज कम्पेयर टू अगर BJT करेंगे तो वहाँ पर कम होगी। क्यों? क्योंकि BJT के अंदर में माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं नॉइस जनरेट करने के लिए। यहाँ पर FETs के अंदर में माइनॉरिटी कैरियर का कोई भी कंसेप्ट नहीं है, तो यहाँ पर उसका नॉइज जो होगा वो बहुत कम होगा। अदर किसी सोर्स के कारण यहाँ पर नॉइस आ रहा होगा, लेकिन इनके माइनॉरिटी कैरियर के वहाँ पर नहीं आ रहा होगा। यानी आप एक की पॉइंट यहाँ पर निकाल के लेके आ सकते हैं कि FET जो होते हैं वो मेरे पास में मोर स्टेबल होते हैं टेम्परेचर को लेकर।
यानी कि मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू बीजेटी, या थर्मल स्टेबिलिटी के नाम से पूछ लिया जाए कि कौन ज़्यादा थर्मल स्टेबल है, तो आप सीधा आंसर लगाएंगे कि एफईटी जो है हमारे पास में वो मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू बीजेटी। क्यों है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि वहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर का कंसेप्ट नहीं होता है। और ये किससे डिज़ाइन किए जाते हैं भाई, हमारे पास में डिज़ाइन करने के लिए दोनों चीज़ें हैं, चाहे तो आप बीजेटी को जो हम करते थे सिलिकॉन से करते थे, या फिर आप जर्मेनियम से, दोनों से आप करते थे इसके अंदर में अपना जो फैब्रिकेट करते थे। लेकिन अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम जो होते हैं हमारे पास में एफईटी जो होते हैं वो सिलिकॉन से डिज़ाइन किए जाते हैं, उनके एफईटी जितने भी होते हैं वो मैक्सिममली आप देखोगे कि सिलिकॉन से ही हमारे फैब्रिकेट किए जाते हैं। एक बड़ी खूबसूरत चीज़ इसके अंदर में और आती है कि इनकी जो हमारे पास में ऑफसेट वोल्टेज होती है, ऑफसेट वोल्टेज हम बात करेंगे जब जेफेट में आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर इसका बड़ा रोल आएगा, इसकी हम वहाँ पर अच्छे से इसको समझेंगे। तो ऑफसेट वोल्टेज जो होती है इनके अंदर में 0 होती है। अब बात करें कि एफईटी जो होता है वो हमारे पास में 0 ऑफसेट वैल्यू रखता है, तो हम किसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को एक छोटा सा मैं नाम अभी यहाँ पर डाल रहा हूँ कि ये अगर किसी की ऑफसेट वैल्यू जो है ना अगर 0 है मेरे पास में, या बिल्कुल नेग्लिजिबल आप बोल सकते हो 0 के आसपास में है, तो वो एज ए चॉपर बहुत अच्छे से काम करते हैं। चॉपर का खेल आएगा जब मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर चॉपर को बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि एफईटी जो होते हैं वो चॉपर को डिज़ाइन करने के लिए बहुत अच्छे से उनका मैं यूज़ कर सकते हैं एफईटीज़ का। चलिए अब देखो कि मेरे पास में हमने बात करी थी कि 2 पैरामीटर्स होते हैं, किसी भी अगर ट्रांजिस्टर को हमें पहचानना है, बहुत अच्छे से उसका वर्किंग करवाना है, तो एक वैल्यू हमें कांस्टेंट रखनी पड़ती है, एक बैंडविड्थ होता है और दूसरा क्या होता है, बिल्कुल गेन होता है। तो ये दोनों वैल्यू जो होती है ना इसको हमें क्या रखना होता है, कांस्टेंट रखना होता है। अब एफईटीज़ के अंदर में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ ये है कि इसकी जो होती है ना बैंडविड्थ जो होती है वो तो बहुत हाई होती है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज की रेंज के अंदर में इसको अपने सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर मैं बात करूँ कि एक एफईटी को लगाया और एक बीजेटी को लगा रहा हूँ, तो मान लो मेरे पास में 10 से ये 20 का था, 20 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी में लेके चल रहा हूँ, और उसी टाइम पे बीजेटी को मैं अप्लाई किया, तो बीजेटी जो है वो 10 से 15 के रेंज के अंदर में ही हमारे पास में क्या कर रहा होगा, एम्पलीफाई कर रहा होगा, इतनी हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी को वो एम्पलीफाई कर रहा होगा। यानी 11 हर्ट्ज आए, 12, 13, 14, 15 जितनी भी आएंगी उनको कर लेगा। लेकिन 16 हर्ट्ज की कोई फ्रिक्वेंसी आएगी, एक टिपिकल एक एग्जाम्पल लिया मैंने, कोई ऐसा फिक्स नहीं लिया, सिर्फ यहाँ पर शो करने के लिए। अगर 16 वाली आ गई ना तो उसको ये बेटर एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा, आप ये बोल सकते हैं कि 0 एम्पलीफिकेशन उसके अंदर में दिखाएगा, वो एम्पलीफाई करने में उसको असमर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एफईटी की बात करूँ तो एफईटी के अंदर में रेंज बहुत ज़्यादा है, यानी कि 10 से शुरुआत होगी, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस तरह से हमारे पास में हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक कमी आ जाएगी। अब भाई आपको कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपने बैंडविड्थ को बढ़ा दिया और गेन आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रखनी है, तो गेन यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं इस बात करूँ बीजेटी को, जो बीजेटी की रेंज मैंने दी थी ना कि 10 से 15 के बीच में लाई करती है, तो 10 से 15 के बीच में लाई करने का मतलब है कि इनके ऊपर में हाई गेन होगा, क्योंकि बैंडविड्थ उसकी क्या है, और यहीं से हम निकाल के लेके आते हैं कि एफईटीज़ की जो बैंडविड्थ होती है बहुत हाई होती है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि इनकी बैंडविड्थ लार्ज होती है एज़ कम्पेयर टू बीजेटी। लेकिन बीजेटी के अंदर में क्या होता है, बीजेटी के अंदर में गेन ज़्यादा होता है। अब वहाँ पर गेन ज़्यादा है तो यहाँ पर भाई गेन को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, यानी कि एफईटी के अंदर में गेन क्या होता है, लेस होता है, और बीजेटी के अंदर में गेन क्या होता है, लार्ज होता है। तो आपसे कोई पूछ ले कि गेन के मामले में कौन सबसे बेस्ट है, तो गेन के मामले में मेरे बीजेटी बढ़िया है। और अगर आप लोगों से ये पूछ ले कि बैंडविड्थ के मामले में कौन बढ़िया है, तो बैंडविड्थ के मामले में मेरे पास में एफईटी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि हमने देख लिया कि उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा रेंज तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं, 10 से 20 के रेंज तक भी हम उसको यूज़ करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये वैल्यूज़ याद रखनी है कि बैंडविड्थ और गेन जो होता है इन दोनों के बीच में एक कांस्टेंट वैल्यू को मेंटेन रहकर चल रहा होता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर में कि अगर मैं इसके फैब्रिकेशन, अभी तो हम छोटी छोटी इसकी टिपिकल वैल्यूज़ के ऊपर हम बात कर रहे थे, क्या उसका इनपुट रेजिस्टेंस होगा, कैसे हम उसको डिजाइन करते हैं, क्या ऑफसेट वोल्टेज होती है, और ऑफसेट वोल्टेज मेरे पास में 0 है तो उसका बेटर यूटिलाइजेशन कहाँ पर हम कर सकते हैं, तो चॉपर के अंदर हम उसका करके चल सकते हैं। और बैंडविड्थ और गेन को मैंने बात करी, तो बैंडविड्थ और गेन का जब हमने देखा तो वहाँ पर जो वैल्यू वो कांस्टेंट होनी चाहिए, और कांस्टेंट होने का मतलब है कि या तो मेरी बैंडविड्थ ज़्यादा है तो गेन को कम होना पड़ेगा, गेन बढ़ा रहा हूँ तो मैं मेरे पास में बैंडविड्थ को कम करना पड़ेगा। तो अगर गेन के रिस्पेक्ट में पूछे आप लोगों से तो बीजेटी मेरे पास में बढ़िया है, और अगर बैंडविड्थ के मामले में आप लोगों से पूछे तो मेरे पास में एफईटी जो होते हैं वो बेहतर काम करता है इसके अंदर। ठीक है, अब बात करें इसके साइज़ को लेके कि जो बीजेटी बड़ा है, बीजेटी को फैब्रिकेट करना इजी है या फिर मेरे पास में एफईटी को फैब्रिकेट करना बेटर है। तो आप लोगों को अगर इन दोनों में कंपैरिजन पूछ लिया जाए तो एफईटी जो होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत स्मॉल इन साइज होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो मेरे पास में बीजेटी होते हैं।
एज कम्पेयर टू बीजेटी। तो इनको हम फैब्रिकेट करना मेरे पास में क्या होता है, ईजी होता है एज कम्पेयर टू बीजेटी। जो एफईटी होते हैं इनको फैब्रिकेट करना काफ़ी ईजी हो जाता है। चलिए अब अगर ये तो चलो आप लोगों ने इसकी बात कर ली कि भाई इसके एडवांटेजेस के बारे में बात कर ली, कुछ तो इसके सॉरी जो कहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो एफईटी जो मेरे पास में उसका कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज भी होना चाहिए, बिल्कुल है भाई डिसएडवांटेज। पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसके अंदर में स्मॉलर गेन होता है, यानी कि बैंडविड्थ हमारे पास में ज़्यादा है लेकिन उसका गेन क्या है मेरे पास में कम है। यानी कि आप एक सिग्नल को यहाँ पर लगा रहे हो और इसको एक वोल्टेज है बाहर मेरे को ये अगर 2 वोल्ट करके दे रहा है और उसी को मैं अगर बीजेटी के अक्रॉस में लगा दूँ 1 वोल्ट को, तो यहाँ पर मेरे को 4 वोल्ट करके दे रखा है, एक एग्जाम्पल लिया मैंने। तो यहाँ पर बीजेटी जो होता है वो बेटर वर्क करता है एज कम्पेयर टू जो एफईटी होता है, यानी कि बेटर मेरे पास में गेन होता है बीजेटीज़ का। यही इसकी एक डिसएडवांटेज है कि जो एफईटी होते हैं इनके पास में स्मॉलर गेन होता है। और नेक्स्ट इसकी बात करें तो जो हमारे पास में अगर इनकी कंपैरिजन करूं तो स्मॉलर इनकी क्या होती है, बैंडविड्थ और गेन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे हमारे पास में बीजेटी के अंदर में था ना कि वैल्यू जो है कांस्टेंट होती है गेन और बैंडविड्थ की, यहाँ पर क्या होगा वैल्यू कांस्टेंट तो रहेगी लेकिन वो वैल्यू एज कम्पेयर टू एफईटी जो होती है वो कम रहती है। बस यही इसकी क्या है, 2 डिसएडवांटेज आप लोग बोल सकते हैं जो हमारे पास में एफईटी जो होता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या मेरे पास में शुरुआत करता हूँ मैं। ये तो आप लोगों की एक थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब असली जो एफईटी होता है उसके अंदर में होती क्या चीज़ें हैं, कैसे हम उसको डिजाइन करते हैं। पहले मैं उसकी टर्मिनोलॉजी पर काम करूंगा कि क्या क्या टर्म्स आप लोगों को बार बार वहाँ पर देखने को मिलेंगी और किसका क्या मेरे पास में यूज रहता है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसके अंदर में 3 टर्म बहुत बार फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेंगी। पहली टर्म आप लोगों को देखनी है सोर्स। जैसे हम बात कर रहे थे बीजेटी के अंदर में, तो बीजेटी में हमें पढ़ने पड़ता था एमीटर। तो एमीटर का काम क्या होता था भाई, आप लोग बताओ मेरे को। बिल्कुल एमीटर का काम होता था कि जो भी मेरे पास में चार्ज पार्टिकल हैं वो क्या करनी है, उसको इंजेक्ट करना। इंजेक्ट करने के लिए मेरे पास में कौन काम आता था, एमीटर काम आता था। उसी तरह से मेरे पास में जब एफईटी की बात करते हैं तो एफईटी के अंदर में इंजेक्ट करने के लिए, चार्ज पार्टिकल को इंजेक्ट करने के लिए कौन काम आता है, सोर्स काम आता है। यानी कि आप इसको बोल सकते हो इनलेट भी बोल सकते हो। किसका, जो एफईटी होगा उसका ये इनलेट के रूप में काम करेगा। यानी कि जो भी चार्ज पार्टिकल को फ्लो करना पड़ेगा वो सोर्स के थ्रू ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि ड्रेन। ड्रेन का मतलब क्या होता है भाई, जो भी आप देखते हैं ना ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि कोई भी हमारे पास में वेस्ट मटेरियल हुआ या कोई भी हमारे पास में वेस्ट जो चीज़ें हैं उनको हम कहीं बहा देते हैं। ठीक है ना, ड्रेन का मतलब ये होता है कि जो आलतू फालतू चीज़ें हैं उनको बहा दो। तो यहाँ पर भी यही करेगा कि ये यहाँ पर एक आउटलेट की तरह काम करेगा। जैसे आप घर के अंदर में एक टंकी रखी हुई है, ये पानी की टंकी रखी हुई है और यहाँ से पानी मेरे पास में आ रहा है, तो ये जो है, ये जो टंकी ऊपर रखी हुई है ये आपके लिए काम करेगी, सोर्स के रूप में काम करेगी। और यहाँ से ये नीचे की साइड में जो जा रहा है ना, यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर आपने एक टैप लगा रखा है, एक नल लगा रखा है। तो ये जो नल है यहाँ पर, ये नल किसका काम करेगा, ये यहाँ पर काम करता है एज ए ड्रेन के रूप में काम करेगा। ठीक है, अब किसी के दिमाग में आना चाहिए ये पाइप किसका काम करेगी, बिल्कुल उसी के ऊपर मैं आऊँगा। तीसरा जो वर्ड यहाँ पर रखेंगे वो यहाँ पर तीसरा वर्ड रहता है जिसको आप लोग जानते हैं चैनल के नाम से, चैनल के नाम से जानते हैं। और एक छोटी सी टर्म और मेरे पास में निकल के आएगी जिसको हम जानेंगे गेट के नाम से। देखो यहाँ से तो मेरे पास में पानी का जो नल है यहाँ पर आप लोग लगा दिया तो पानी यहाँ पर निकलता रहेगा, लेकिन इसको कंट्रोल करने वाला भी तो कोई होना चाहिए भाई। आप लोगों ने उसको जो टैप है उसको पूरा खोल दिया, कभी आप कम खोलते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि ड्रेन के अंदर में कम पानी आ रहा है, कभी ज़्यादा पानी आ रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये जो टैप के अंदर में लगा हुआ है ना, ऊपर जो नल इसके ऊपर में लगा हुआ है जिसको घुमाने के लिए रोटेटरी इसके अंदर में सिस्टम लगा गया है, ये काम करेगा एज ए गेट। और ये जिसके अंदर से पानी या फिर जो चार्ज पार्टिकल इसके अंदर मूव करेंगे उसको हम जानेंगे चैनल के नाम से। ठीक है, ये एक इक्विवेलेंट मैंने फिगर आप लोगों के दिमाग के अंदर में एक इमेज डेवलप करने के लिए बनाई है। एफईटी आपके ईडीसी का सबसे ईजीएस्ट टॉपिक होता है, सबसे ईजी टॉपिक यही है अगर बात करना चाहूँ तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखा 3-4 टर्म मेरे पास में निकल के आ गई। एक ड्रेन हो गया, यानी कि ड्रेन मेरे पास में किसका काम करेगा, ये आउटलेट का काम करेगा। और चैनल किसका काम करेगा, चैनल यहाँ पर हमारे पास में करता है, ये रीजन होता है किसके बीच में, 2 गेट्स के बीच में। यानी अभी 2 गेट की बात करूंगा कि इसके ऊपर में 2 गेट लगाए जाते हैं। यहाँ पर मैं एक इक्विवेलेंट बनाया था, तो जहाँ पर रीजन चलेगा उसके इक्विवेलेंट में 2 यहाँ पर उसके इक्विवेलेंट गेट लगा दिए जाते हैं, यानी कि उसको कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि हमारे पास में क्या होगा, इस तरह की जो स्ट्रक्चर होगा तो उसके एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दोनों साइड में हम उसके क्या लगा देंगे, गेट लगा देते हैं। यानी कि एक सेमीकंडक्टर वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो कि रिवर्स बायस फॉर्म में यहाँ पर रहेगा, रिवर्स बायस फॉर्म। ठीक है, उसको जब वो क्या करेगा, गेट की तरह कंट्रोल करता चलेगा, यहाँ से नहीं जाने देगा। जब दोनों साइड में क्या करेगा, उसको दबाने की कोशिश करेगा, यहाँ पर भी दबाने की कोशिश करेगा, यहाँ पर भी दबाने की कोशिश करेगा। यानी इस पर्टिकुलर एरिया को क्या करेगा, कम करेगा। अगर खोलेंगे तो उसको ज़्यादा जाने देगा, नहीं कि उसको कंट्रोल करने के लिए काम आ रहा है। तो चैनल आप बोल सकते हैं कि ये रीजन होता है किसके बीच में,
दो गेट्स के बीच में, 2 गेट्स के बीच में इसका रीजन होता है। और चौथा मैंने बताया कि आपको गेट का काम क्या होता है, ये मेरे पास में जो सोर्स से ड्रेन की तरफ में मेरे पास जो चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं, भाई मुझे काम क्या करवाना है, मुझे तो ये काम करना है ना कि सोर्स से लेकर अगर चार्ज पार्टिकल चला है तो वो ड्रेन की तरफ में चला जाए, यानी कि नीचे साइड में चला जाए। तो यहाँ पर ये जो इसको ले जाने का काम कर रहा है, जिस रीजन के थ्रू ये मूव करके जा रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं। और ये कंट्रोल जो होगा उसको हम गेट के नाम से जानते हैं, यानी चार्ज पार्टिकल को जो हमें कंट्रोल अमाउंट में यहाँ पर लेके चलना है उसी को हम जानते हैं चैनल के नाम से, सॉरी गेट के नाम से हम यहाँ पर उसको जानते हैं। अब इसका मैं बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे इसको बनाया जाता है। चलिए देख लेते हैं। अब एक एक टर्म यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर इसको दिखाने के लिए मैंने 4 टर्म यूज़ करी है। पहले चीज़, एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है जो कि सिलिकॉन का होता है, सेमीकंडक्टर, जो हमारे पास सेमीकंडक्टर फिजिक्स हमने पढ़ी थी तो वहीं से मैंने इसको उठाया। तो ये मेरे पास में इसका चैनल कहलाता है, ये चैनल हो गया भाई जो इसका रीजन है। और दूसरा यहाँ पर मुझे क्या लगाना है, एक सोर्स लगाना है, यानी कि यहाँ पर मैं इसके ऊपर में एक सोर्स लगा दूंगा जो कि हम नॉर्मली इसके बॉटम साइड में लगाते हैं, यानी कि नीचे से हम चार्ज पार्टिकल्स को मूव करवाने के लिए ऊपर की तरफ में जाए तो यहाँ पर इसका इनलेट की तरह काम करते हैं, यानी कि करंट मेरे पास में कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, चार्ज पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये हमने क्या लगा दिया, सोर्स लगा दिया, यानी इसका दूसरा नाम भी आप बोल सकते हैं इनलेट वोल, यहाँ पर हमने लगा दिया। अब ये कहीं से तो निकालने हैं ना भाई, ये निकलेंगे कहाँ से, ये निकलने हैं मुझे ऊपर से निकालने इनको। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, दूसरा टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे हमारी बैटरी का या जो भी हमारे पास में सोर्स होगा। तो यहाँ से जो चार्ज पार्टिकल वो बाहर की साइड में जाएंगे, तो आप बोल सकते हैं किसका काम करेगा, ये यहाँ पर काम करेगा ड्रेन का। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, किस तरह से हम इसको डिज़ाइन करते हैं फैट को, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। और दूसरा यहाँ पर क्या करते हैं, एक यहाँ पर लगा दिया जाता है और दूसरा जो है वो यहाँ पर लगा दिया जाता है, यानी कि दोनों साइड में हम इनको जोड़ के एक दूसरे से कंबाइन कर देते हैं। अगर मैं वायरिंग की बात करूँ तो दोनों को मैं पीछे से लूँगा और यहाँ पर मैं कंबाइन कर दूँगा, यानी कि टोटल मेरे पास में क्या बन गया है, 3 चीज़ें बन गई हैं। ये चौथा चीज़ मेरे पास में क्या बना, गेट बन गया। 3 चीज़ क्या थी, एक मेरे पास में ड्रेन था, दूसरा मेरे पास में चैनल था, तीसरा मेरे पास में सोर्स है और चौथा मेरे पास में गेट है, यानी कि 4 टर्मिनल्स मेरे पास में यहाँ पर आ गए। ओके, और इन्हीं के ऊपर में हमारा क्या चल रहा होता है, पूरी एफईटी डिपेंड करती है। समझ में आने वाली चीज़ ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि सोर्स जो होगा वो सोर्स काम करेगा एज ए इनलेट काम करेगा, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल होंगे उनको अपने साथ लेकर जाएगा, ऊपर की तरफ में मूव करवाएगा। गेट का काम क्या होगा, गेट का काम होगा कि ये जो है ना, ये एरिया जो बना हुआ है इस एरिया को कंट्रोल करवाएगा ये, यानी कि मुझे कितने चार्ज पार्टिकल इसके अंदर से जाने देने हैं। अगर एरिया पहले बड़ा है तो फिर उसको अगर मैं करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, यानी कि कंट्रोल मुझे करना है। और कंट्रोल करने के लिए मैंने यहाँ पर बोला है कि मुझे क्या लगानी पड़ेगी, तो वोल्टेज लगाना पड़ेगा, वोल्टेज सोर्स लगाना पड़ेगा। अब वोल्टेज सोर्स मैंने यहाँ पर लगाया है, कोई भी करंट यहाँ पर मैं इसके अंदर में नहीं डाल रहा हूँ। तो आपने जाना था कि ये कौन से होते हैं, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होते हैं। और वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस जितने भी होते हैं इनका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है ना वो बहुत हाई होता है, जिसको आप लोगों ने जाना था कि इसकी इनपुट रेजिस्टेंस लगभग 1 मेगा ओम इतना इसके अंदर में इनपुट रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसकी आगे की कहानी। अब मैं बात करूंगा, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों ने समझ लिया। अब मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों के साथ में इसकी बाइफर्केशन कैसे करते हैं एफईटीज़ को, कि एक हमारे पास में होता है जेफेट होता है और एक मेरे पास में होता है मोसफेट। दोनों को हम कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे उनके स्टडी को आगे करेंगे, उस चीज़ को भी देखेंगे। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 तरीके से। पहला मेरे पास में जो रहने वाला है, जैसे एफईटी को अगर मैं बाइफर्केट करना चाहूँ तो एफईटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज जेफेट, जिसको हम जानते हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के नाम से। दूसरा मेरे पास में आता है मोसफेट, यानी कि MOSFET। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास में 2 तरीके से इसको हम डिवाइड करेंगे, एक जेफेट रहेगा और दूसरा मेरे पास में मोस रहेगा, जिसको हम एज ए कैपेसिटर भी काम करवाएंगे आगे, और इसके बारे में भी अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। जेफेट जो होता है मेरे पास में, ये 3 टर्मिनल डिवाइस होते हैं। 3 टर्मिनल आप लोगों ने समझ लिया होगा, 3 टर्मिनल कौन कौन से होंगे। पहला मेरे पास में गेट होगा, दूसरा यहाँ पर आप लोग के पास में, जैसे हम ट्रांजिस्टर की बात कर रहे थे, बीजेटी की बात कर रहे थे, तो 3 चीज़ हुआ करती थी, एमीटर हुआ करता था, बेस हुआ करता था और तीसरा मेरे पास में कलेक्टर हुआ करता था। यहाँ पर पहला गेट रहेगा, दूसरा आप लोग जानेंगे सोर्स के नाम से और तीसरा मेरे पास में क्या रहेगा, बिल्कुल ड्रेन के नाम से। तो 3 चीज़ यहाँ पर आप लोग को देखनी होती है, इसके 3 टर्मिनल डिवाइस होते हैं। और ये मेरे पास में इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है इनका बहुत हाई रहता है, लगभग ये 1 मेगा ओम, यानी कि 10⁻6 से लेकर 10 की पावर 8 ओम तक इनका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो लाई करता है। क्यों लाई करता है, मैंने अभी पिछले स्लाइड के अंदर में आप लोगों को समझाया कि क्योंकि यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है गेट के ऊपर में, क्योंकि इनपुट सिग्नल मेरा हमेशा और हमेशा कहाँ पर दिया जाएगा, गेट के ऊपर में दिया जाएगा, जो कंट्रोल करेगा इसके अंदर में डिवाइस के अंदर में सिग्नल कितना जाना चाहिए, कितना
कंट्रोल करना है अपने को, तो वो सारा हम गेट के ऊपर में करते हैं। कंट्रोल करने वाला गेट है, इनपुट सिग्नल भी गेट के ऊपर में दिया जाएगा। सोर्स और ड्रेन जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है उनको ले जाने के काम आएगी, यानी कि जो यूनिपोलर डिवाइस हमारे पास में रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोसफेट को लेके। तो इसके अंदर में हाँ जेफेट की बात करूँ तो जेफेट को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, और जितने भी हमारे पास में फैट होते हैं इनको हम डिवाइड करते हैं उसके चैनल के बेसिस के ऊपर में। यानी कि चैनल आप लोगों ने समझा ना कि यहाँ पर अगर मेरे पास में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये जो बीच वाला यहाँ पर आपने गेट लगा दिया, यहाँ पर गेट लगा दिया, ये आपने ड्रेन लगा दिया, यहाँ पर आपने सोर्स लगा दिया, तो ये जो बीच वाला एरिया है ना, ये आप किस मटेरियल का ले रहे हो, पी टाइप ले रहे हो या फिर एन टाइप ले रहे हो, इसी के बेसिस पे हम जेफेट्स जो हैं उनको दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक मेरे पास में होता है एन चैनल मोसफेट, एन चैनल जेफेट, और दूसरा मेरे पास में होता है पी चैनल मोसफेट के नाम, जेफेट के नाम से जानते हैं। यानी कि आप चैनल के बेसिस के ऊपर में इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एन चैनल और पी चैनल। कौन सा? जो जेफेट की बात कर रहा हूँ। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लूँ कि भाई कैसे हम इनको पहचानेंगे, तो पहचानने के लिए आप लोग ध्यान रखना कि भाई इसके अंदर में अगर आप लोगों से ये बोल दिया जाए कि एन टाइप, एन चैनल मेरे पास में जो है मोसफेट को आपको रिप्रेजेंट करना है एज ए सिंबल। अब हर बार तो आप लोग ये फिगर बनाओगे नहीं, इसको अवॉइड करने के लिए बार बार हमें ये ना बनानी पड़े कि भाई यहाँ पर एन लिखो, यहाँ पर पी लिखो, और ये इस तरह से अलग अलग इसके अंदर में सिंबल आप डालते चले जाओ। तो इसके सिंबल से हम पहचानते हैं एन चैनल के अंदर में इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, दूसरा एक वर्टिकल लाइन लिया, दूसरा आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और एक दूसरा भी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर आप लोग इसके साथ में अटैच कर देंगे जो आपने वर्टिकल लाइन लगाई थी, और तीसरा यहाँ पर जो है वो लाइन यहाँ पर आ जाएगी। यानी कि तीन लाइन आपको खींचनी है जो कि हॉरिजॉन्टल होंगी और एक लाइन आपको खींचनी है जो कि वर्टिकल होगी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर में जैसे हमने एमिटर जो ट्रांजिस्टर था उसके अंदर में पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि अगर मेरे पास में NPN टाइप है, तो NPN में आपने समझा था कि नॉट पॉइंटिंग इन, यानी कि जो एरो हेड लगेगा एमिटर पे उसको बाहर के साइड में हमें दिखाना है। और पी टाइप जो होता था, तो पी टाइप के अंदर में हमने बोला था कि PNP अगर मेरे पास में ट्रांजिस्टर है तो उसके अंदर में पॉइंटिंग इन, यानी कि जो एरो हेड है वो इनसाइड जाएगा हमारे ट्रांजिस्टर के अंदर में, तो हम बोलते हैं कि PNP ट्रांजिस्टर मेरे पास में। लेकिन यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी एन चैनल, जो जेफेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी जेफेट एन चैनल का आपको रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर गेट के ऊपर में आपको लगाना होगा, यानी कि जो एरो हेड लगेगा वो गेट के ऊपर में लगेगा। अगर एन चैनल है तो यहाँ पर मेरे पास में इन साइड जाएगा, यानी कि आई के आगे इन लगा दोगे, एन के आगे आई लगा दोगे तो आप लोग देखोगे कि इन, यानी कि जो एरो है वो हमारा इन साइड में जा रहा है एन चैनल के अंदर में। उसी तरह से मेरे पास में पी चैनल को अगर आप लोगों को बनाने के लिए बोल दिया, पी चैनल जेफेट आपको पहचानने के लिए देखना पड़ जाए, तो आप क्या करोगे, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरी हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, दूसरी हॉरिजॉन्टल, तीसरी और ये चौथी मेरे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है। अब मेरे को बताओ कि भाई एन के अंदर में तो आपने आई लगा दिया था तो अंदर चला गया उसके अंदर में, अब यहाँ पर आप उसका उल्टा कर दीजिए, एरो हेड जो है वो बाहर की साइड में आपको दिखाना है, तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, ये एन चैनल जेफेट बन गया, और ये मेरे पास में पी चैनल जेफेट बन गया। क्योंकि हमारे पास में जो जेफेट है उनको केवल और केवल हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके चैनल के बेसिस के ऊपर में, यानी कि चैनल मेरे पास में जिस टाइप का रहेगा आप उसी के बेस पे उसको बोलोगे कि एन चैनल का जेफेट है या फिर पी चैनल का जेफेट है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ आप बताओ मेरे को कि एन चैनल का जेफेट है, ठीक है ना, जो हमने रिप्रेजेंट किया है, इसके अंदर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, यानी कि इसका जो चार्ज कैरियर क्या होगा, सोर्स के अंदर से क्या चार्ज इसके अंदर में चल रहा होगा, यानी कि चैनल के थ्रू कौन सा चार्ज इसके अंदर में जा रहा होगा। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि अगर मेरे पास में एन चैनल है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होंगे करंट को फ्लो करवाने के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वही मेरे पास में यहाँ पर रहने वाला। और पी चैनल जो होगा, पी चैनल के अंदर में कौन रहने वाला है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, बिल्कुल यहाँ पर होल रहेंगे इसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जो कि करंट को फ्लो करवाने के लिए मेरी हेल्प करेंगे। दोनों पॉइंट आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि जिस टाइप का मेरे पास में चैनल है वही अपनी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर शो करेगा, करंट को फ्लो करवाने के लिए। अगर पी टाइप है तो वही मेरे पास में उसका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि होल को लेकर चल रहा होगा। अगर मेरे पास में एन चैनल है तो वही मेरे पास में इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर में चार्ज पार्टिकल्स को ले जाने के लिए काम करेंगे, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, ये कहानी थी आपकी जेफेट को कैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं। मैं मोसफेट पर आऊँगा जब हम आगे पढ़ेंगे चीज़ें। अभी मैं जेफेट को ही थोड़ा सा आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसकी क्या कहानी होगी, कैसे हम इसको आगे स्टडी करते हुए चलते हैं। ठीक है, मैं बात करूँगा अभी सबसे पहले एन चैनल जेफेट को लेकर। एन पीछे वाला ठीक, देखिए मैं बात करूँ अभी एन चैनल जेफेट को लेकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन इसी के अंदर से देखने को मिलते हैं। इसको पढ़ना ईजी होता है,
फिर हम जो हमारे पास में पी टाइप का जेफेट है, पी चैनल जेफेट है, उसको हम इजिली कवर अप कर लेंगे जब हम एन चैनल को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर में कैसे इसकी वायरिंग वगैरह की जाती है, कैसे इनको कनेक्ट किया जाता है। तो एन चैनल जेफेट बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले अपने को एक ये बना लेनी है, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए एक चैनल बना लिया हमने, ये चैनल बन जाएगा हमारे पास। ये मेरे पास में एन चैनल बन गया यहाँ पर, इसका मैं कनेक्ट कर दूँ। ठीक है, अब देखो इसके अंदर में दूसरा क्या करना होगा, आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया कि यहाँ पर मेरे पास में क्या कनेक्ट करना है। यहाँ पर मेरे पास में ड्रेन कनेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। नीचे मेरे पास में क्या कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों के जो है सोर्स कनेक्ट कर देंगे। तीसरा यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर गेट कनेक्ट हो जाएंगे, 2 गेट यहाँ पर हो जाएंगे। अब देखो इसके अंदर में जो चीज़ आप लोगों को समझनी है यहाँ पर, कि जब भी हम इस तरह का स्ट्रक्चर शो करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पी मटेरियल और डालना पड़ता है। जब गेट होता है ना, जहाँ पर गेट हमने लगाया वहाँ पर हमें मेटल को इसके अंदर में डालना होता है, यानी कि आप ये बोल लो कि एक बॉन्डिंग बनानी पड़ती है, एक तरह का जंक्शन यहाँ पर डेवलप करना पड़ता है। तो जहाँ पर गेट लगा हुआ ना, गेट लगने का मतलब है कि अगर मेरे पास में एन टाइप का चैनल है, एन टाइप चैनल है, क्योंकि मैंने बोला कि एन चैनल जेफेट है, तो चैनल यहाँ पर एन टाइप का रहने वाला है। और यहाँ पर आप लोग जो मटेरियल यूज़ करेंगे ना, ये एक यूनिफॉर्म मटेरियल यहाँ पर आप लोग को डालना है इसके अंदर में, जो कि गेट के रूप में काम करेगा। अगर ये मेरे पास में एन है तो इसको हम लिखेंगे पी पॉजिटिव, यानी कि हैवली डोप प्लस। मैंने जानकारी दी थी आपको कि अगर आप पी लिखते हैं खाली, इसका मतलब है कि आप नॉर्मल इसके अंदर में डोपिंग कर रखी है। अगर आप पी माइनस लिखते हैं तो इसका मतलब लाइटली डोप कर रखा है, और पी प्लस आप लोग लिख देंगे इसका मतलब है कि बहुत हैवली डोप आपने इसको कर रखा है। जैसे हमारे नॉर्मल जो रेंज होती है 1/10⁸ में हम इसको डोप करते हैं। जो पहली क्लासेस थी उनके अंदर में मैंने इसको समझाने की कोशिश करी थी वहाँ पर। तो ये मेरे पास में क्या होता है, गेट के नाम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये एन टाइप है, बाहर एन है और ये अंदर में पी एन है, पी है मेरे पास में। तो यहाँ पर क्या होगी, एक डिप्लेशन लेयर जो है वो डेवलप हो जाएगी, क्योंकि 2 जंक्शन हो गए ना, एक पी जंक्शन हो गया, एक पी हो गया और एक मेरे पास में एन हो गया। जब भी हमारे पास पी और एन आ जाते हैं तो हमें जानकारी है कि यहाँ पर क्या होगी, डिप्लेशन लेयर जो है वो डेवलप हो जाती है। तो डिप्लेशन लेयर जो है वो डेवलप हो जाएगी यहाँ पर इसके अंदर। ये कुछ इस तरह की डिप्लेशन लेयर जो है वो जब हम करते हैं तो यहाँ पर एक डिप्लेशन लेयर भी डेवलप हो जाती है दोनों साइड में। यहाँ पर भी एक डिप्लेशन लेयर डेवलप हो जाती है। अब हमें क्या करना है कि जो मेरे पास में सोर्स है, ये यहाँ पर मेरे पास में गेट 1 बोल दूँ, मैं इसको गेट नंबर 2 बोल दूँ, तो दोनों को मुझे कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए हम एक सर्किट यूज़ करेंगे, कुछ इस तरह का वायरिंग लेके जाएंगे और गेट 2 इन दोनों को हम क्या कर देंगे, आपस में ज्वाइन कर देंगे और बाहर इसका एक टर्मिनल हम कॉमन निकाल देंगे, जिसको हम गेट टर्मिनल के नाम से जानते हैं। दूसरा मेरे पास में जो सोर्स होगा इसको हम नीचे की साइड में लेंगे और इसको हम लिख देंगे एस, और ऊपर मैंने इसको लिख दिया मेरे पास में ड्रेन के नाम से लिख दिया, डी के नाम से लिख दिया। ठीक है, अब ये आप लोग कुछ भी कर सकते हैं भाई, आप लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना कि मेरे पास में ड्रेन यही रहेगा या फिर आप लोगों के लिए सोर्स यही रहेगा। आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, चाहो तो आप इसको सोर्स लिख दो या फिर इसको ड्रेन लिख दो, जैसा भी आपको मर्जी लगे। हम चाहें तो जो भी हमारे पास में रिवर्ट करना चाहें तो हम इसको इजीली कर सकते हैं, ऐसा कोई है, क्योंकि हमारे पास में जो डिवाइस होते हैं क्या होता है, सिमेट्रिकल डिवाइस होते हैं। सिमेट्रिकल डिवाइस का मतलब होता है कि आप चाहें ऊपर कनेक्ट कर दो या फिर नीचे कनेक्ट कर दो, हमारा डिवाइस जो है उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसे वो आप लोगों ने पिछले एरिया के अंदर में, अगर आप लोगों ने पहले ऊपर वाले को ड्रेन और नीचे वाले को सोर्स के रूप में मान के चल रहे थे, तो दोनों के अंदर में ये सेम तरीके से काम करेगा, सिमेट्रिकल डिवाइस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी हमारे पास में जेफेट ओपन सर्किट होता है ना, तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो मैक्सिमम होता है किसके बीच में, यहाँ पर चैनल्स के बीच में। यहाँ पर आप लोग एरिया देख पा रहे हैं, ये जो एरिया है, जो चैनल यानी कि 2 गेट आप लोगों ने लगाए, जो P++ यहाँ पर आप लोगों ने दिया है, तो ये जो एरिया है मैक्सिमम होता है जब हमने इसके ऊपर में कोई भी गेट के ऊपर में वोल्टेज नहीं लगाई है, यानी कि 0 वोल्टेज मैंने लगाई है। अगर मैं इसके ऊपर वोल्टेज लगाता जाऊँगा तो डिप्रेशन पीरियड जो है ना, ये अंदर की साइड में इंड्यूस होती चली जाएगी, अंदर की साइड में, और डिप्लीट होती चली जाएगी, यानी कि एरिया जो होगा टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, ये डिप्रेशन विड्थ जो वो कम होती बढ़ती जाएगी। यानी आप ये बोल सकते हो कि ये जो चैनल है ये हमारे चार्ज पार्टिकल्स के लिए एरिया जो है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो कम करता हुआ चला जाएगा। कब, जब हम गेट के ऊपर में वोल्टेज लगाते हैं। यानी कि आप लोग ये बोल सकते हैं कि हमने गेट को अगर ओपन सर्किट कर रखा है, गेट को ओपन सर्किट करने का मतलब है कि हमने जेफेट को ओपन सर्किट कर रखा है, यानी कि कोई भी सिग्नल उसके ऊपर में हमने अभी तक नहीं लगाया, और हमने सिग्नल नहीं लगाया है, इसका मतलब वहाँ पर जो चैनल है वो मैक्सिमम एरिया रखता है चार्ज पार्टिकल्स को मूव करने के लिए। अब क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछता है इसके अंदर में कि जेफेट है वो मैक्सिमम करंट का फ्लो करता है। तो जेफेट के अंदर मैक्सिमम करंट जब फ्लो करता है जब वो हमारे पास में किस रीजन में हो, वो हमारे पास में शॉर्ट सर्किट रीजन के अंदर में, यानी कि हमने इसको
उसको हमने ओपन सर्किट कर रखा है। ओपन सर्किट करने का मतलब है कि गेट के ऊपर में हमने वोल्टेज क्या लगा रखी है, 0 वोल्टेज वहाँ पर हमने उसके ऊपर में अप्लाई कर रखी है। अब देखो इसके अंदर में कैसे इसकी बाइसिंग करते हैं। बाइसिंग के ऊपर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, अच्छे से समझना। ये इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर हमें गेट को कनेक्ट करना है, कहाँ पर मेरे पास में पी कनेक्ट होगा, कहाँ पर हमारे पास में ड्रेन और कहाँ पर हमारे पास सोर्स कनेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो कि मैं बेसिक इसका स्ट्रक्चर अभी बना के दिखा देता हूँ कि जैसे हमने क्या किया, इसका एक स्ट्रक्चर दोबारा से बना दिया जाए। ये हो गया, ये मेरे पास में गेट है, सॉरी ये ड्रेन है, और ये मेरे पास में सोर्स। हाँ, गेट भी उसको हम बोल सकते हैं, सोर्स बोल सकते हैं। और तीसरा मेरे पास में यहाँ पर मैं बार बार 2 गेट नहीं दिखाऊंगा, एक सिंगल गेट से मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये बात ये है कि दूसरा गेट भी यहाँ पर मेरे पास में कनेक्ट होगा। चलो मैं इसको ले आता हूँ, ये मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, और ये मेरे पास में बाहर निकल गया इसका जो गेट था, गेट यहाँ पर आ गया। अब देखो इसके कनेक्शंस आप लोगों को समझने हैं कि जब भी मेरे पास में मुझे सोर्स को कनेक्ट करना है, जब भी आपको सोर्स को कनेक्ट करना है ना, किसके रिस्पेक्ट में, गेट के रिस्पेक्ट में, तो सोर्स के रिस्पेक्ट में जो मेरे पास में गेट है वो हमेशा और हमेशा नेगेटिव वोल्टेज पर रहना चाहिए। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पर अगर P कनेक्ट है मेरे पास में, ये P मेरे पास में कनेक्ट था, यहाँ पर P आप लोगों ने लगाया हुआ है, तो यहाँ पर मुझे इस जंक्शन को रिवर्स बायस करना। रिवर्स बायस कैसे होगा भाई, P जो मेरे पास में था इसको मैं क्या कर दूंगा, नेगेटिव से कनेक्ट कर दूंगा, ये नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। और ये मेरे पास में पॉजिटिव है, इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर सोर्स से कनेक्ट कर दूंगा। यानी कि आपको एक पॉइंट याद रखना है कि आपको सोर्स को जो है वो हमेशा और हमेशा हायर पोटेंशियल पर रखना है एज कंपेयर टू गेट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो सोर्स है मेरे पास में उसको हमेशा हायर पोटेंशियल पर रखना है एज कंपेयर टू गेट। या फिर मैं दूसरी टर्म में बोलूँ कि जो गेट है वो नेगेटिव रखना है एज कंपेयर टू सोर्स वोल्टेज। सीधी सी बात है ना कि टोटली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर मैं उसको बोलना चाह रहा हूँ कि आपको रिवर्स बायस रखना है, यानी कि सोर्स को हमेशा जो मेरे पास में हायर वोल्टेज पर रखना है एज कंपेयर टू जो गेट रहने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो वोल्टेज यहाँ पर कनेक्ट किए, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि गेट और सोर्स जो है वो दोनों क्या रहेंगे, मेरे पास में रिवर्स बायस रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये वोल्टेज जो आप लोग नाम देंगे, इस वोल्टेज को मैं नाम दे देता हूँ किस किस के बीच में, ये G के बीच में है और S के बीच में। ध्यान से सुनना भाई, मेरे मॉसफेट जब पढ़ाऊंगा तब भी यही चीज़ मैं रिपीट करूंगा, तो अच्छे से इस पॉइंट को समझ लेना कि कहाँ पर कौन सी वोल्टेज लगाई जा रही है। तो गेट और मेरे पास में जो सोर्स है इनके बीच में वोल्टेज डेवलप हो गई है। इस वोल्टेज को हम किस नाम से जानेंगे, VGS के नाम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये VGS का ही खेल रहेगा आगे। अब मैं बार बार जब मैं यूज़ करूँगा ना कि मैंने गेट वोल्टेज इंक्रीज किया, तो गेट वोल्टेज का मतलब ही आप लोग को ध्यान रखना है कि मैंने इस जंक्शन को रिवर्स बायस कर दिया है। मोर रिवर्स बायस करूँगा, ये विड्थ जो है और पेनिट्रेट होती चली जाएगी अंदर में, और पेनिट्रेट होती चली जाएगी, और कहाँ पर कितनी होगी, ऊपर ज़्यादा होगी या नीचे ज़्यादा होगी, वो डिपेंड करेगा। हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बड़ा एक उसके ऊपर में भी काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ भाई, एक और भी तो करना है मेरे को। जो D है मेरे पास में, यानी कि ड्रेन है, और दूसरा मेरे पास में सोर्स है, इनको भी तो जोड़ना है। तो इनको हमेशा इस तरह से जोड़ा जाता है कि ड्रेन जो है वो हायर पोटेंशियल पर होगा, और जो मेरे पास में सोर्स है वो मेरे पास में लोअर पोटेंशियल पर होगा। यानी कि आप ये सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ऊपर मेरे पास में इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करूंगा जब मैं N चैनल की बात कर रहा हूँ। ये कौन सा है मेरे पास में, N चैनल की बात चल रही है भाई। यहाँ पर मेरे पास में पॉजिटिव रहेगा, नीचे मेरे पास में क्या रहेगा, नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। और इस वोल्टेज को अगर मैं VDD के नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VGG के नाम से, और ये टोटल इन दोनों के बीच में जो डेवलप हो गई है उसको VGS के नाम से जानते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर जो कहानी समझनी है आप लोगों को, ये जो वोल्टेज इसके बीच में डेवलप हुआ है, किस किस के बीच में, ड्रेन और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, तो इसको हम जानेंगे VDS के नाम से। यानी कि VDS किस किस के बीच में वोल्टेज है, ये ड्रेन और सोर्स के बीच में वोल्टेज है, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉर्मल जब हमें आउटपुट चाहिए होता है तो कोई ना कोई हमें रेजिस्टेंस चाहिए जहाँ पर हम इसके एम्प्लीफिकेशन को चेक कर सकें। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है जिसको आप RD के नाम से जानते हैं। जैसे हमने ट्रांजिस्टर पढ़ा था, तो ट्रांजिस्टर में हम क्या लगाते थे, यहाँ पर कलेक्टर हुआ करता था, कलेक्टर के पास में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं R से, जहाँ पर मुझे आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पर जो आउटपुट हमें चाहिए वो RD पर चाहिए, यानी कि ड्रेन से सोर्स की साइड में हमें आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है जिसको RD के नाम से जानते हैं, यानी कि ड्रेन रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर GS को बढ़ाएंगे, यानी कि VGS मेरे पास में जो इंक्रीज करता हुआ जाऊँगा, तो VGS इंक्रीज करने से होगा क्या, ये जो रीजन है ना, यहाँ पर ये जो रीजन है कुछ इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास में कुछ इस तरह की रीजन बनना शुरू हो जाएगा, ये इस तरह का। ये ऊपर की साइड में आप लोग देख रहे हैं कि मैंने ज़्यादा इंटरनली जो डिप्रेशन विड्थ को बढ़ा दिया है,
पहले एरिया मेरे पास में पूरा था, ये पूरे के अंदर में एरिया जब हम इसके अंदर में देख रहे थे तो वो जो करंट थे चार्ज पार्टिकल वो इजीली यहाँ से मूव करके इस डायरेक्शन में जा रहे थे, बहुत तेज़ी के साथ में निकल रहे थे। फिर हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इसके ऊपर में गेट की वोल्टेज, ये वोल्टेज मैंने बढ़ानी शुरू कर दी है, तो वोल्टेज बढ़ाने से यहाँ पर क्या होगा, डिप्लीशन विड्थ जो है ना कुछ इस तरह की अपनी शेप बनानी शुरू कर देगी। उसी तरह से क्योंकि गेट के साथ में दोनों साइड में कनेक्ट है, यहाँ भी तो P प्लस कनेक्ट है, वहाँ पर भी तो एक जो कहीं तो एक डायोड बन रहा है, एक जंक्शन बन रहा है, तो यहाँ पर भी डिप्लीशन होना शुरू हो जाता है, डिप्लीशन लेयर बननी शुरू हो जाती है, जो कि इस डायरेक्शन में कुछ इस तरह से हमारे पास में इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और आप लोग ये इसके अंदर में देख भी पा रहे होंगे कि मैंने दिखाया कि ऊपर की साइड में जो है वहाँ पर ये डिप्लीशन जो है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो बॉटम के अंदर में, यानी कि कुछ देर के बाद में क्या होगा कि जैसे जैसे हम वोल्टेज यहाँ पर बनाना शुरू करेंगे ये और रिवर्स बायस होगा और डिप्लीशन विड्थ जो है उस चैनल को क्या करती चली जाएगी, छोटी करती चली जाएगी। यानी कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहले चैनल की विड्थ मेरे पास में यहाँ तक थी, अब जो चैनल की विड्थ है वो केवल और केवल इतनी बचकर रह गई है, पहले इतनी हुआ करती थी, अब ये छोटी बच गई है। तो इसका क्या इम्पैक्ट मेरे पास में पड़ने वाला है, जब हम इसके वोल्टेज बढ़ाएंगे सारा इम्पैक्ट कब बन रहा है, क्योंकि हमने गेट को रिवर्स बायस कर दिया, इसीलिए हमने बोला था कि ये क्या कहलाता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कहलाते हैं। यानी कि मेरे को अगर करंट 1 नैनो एम्पियर चाहिए तो मैं एक पर्टिकुलर गेट वोल्टेज लगाऊंगा और मेरे को उस डिप्लीशन विड्थ है यहाँ से उतने चार्ज पार्टिकल बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे, मैं यहाँ पर एमीटर से उस वोल्टेज को मेजर कर लूँगा, करंट को मेजर कर लूँगा और वही मेरे पास में वोल्टेज आ गई, यानी कि उसका करंट यहाँ पर निकल के आ गया। अब मान लो मुझे इससे ज़्यादा करंट चाहिए, यानी कि 2 नैनो एम्पियर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपने पास में जो गेट था इसकी वोल्टेज को क्या करूँगा, चेंज करूँगा। जैसे ये चेंज होगा तो इसकी जो डिप्लीशन रीजन है, यानी कि ये जो रीजन है वो भी चेंज हो जाएगा, और डिप्लीशन रीजन मेरे पास में चेंज होने से एन चैनल यानी कि जो चैनल बना हुआ मेरे पास में उसकी भी विड्थ क्या होगी, कम या ज़्यादा होगी, जैसा भी मेरे को रिक्वायरमेंट होगा, ज़्यादा करंट चाहिए या कम चाहिए एज रिक्वायरमेंट हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने इसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस को बोल दिया। क्यों बोला, क्योंकि हम गेट के ऊपर में वोल्टेज चेंज करेंगे और गेट के ऊपर में वोल्टेज चेंज करने से इसके जंक्शन के ऊपर में इसका जो पी रीजन है और एन रीजन एक डिप्लीशन विड्थ बना रहे थे, वो हमारे चैनल की विड्थ है उसको कम या ज़्यादा करेंगे, और चैनल की विड्थ को कम या ज़्यादा करने से इफेक्ट क्या होगा कि जो करंट है हमारे पास में कंट्रोल हो जाएगा। किसके कारण में कंट्रोल हुआ, वोल्टेज को चेंज करने से, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेरे पास में ये VDS हम अप्लाई करेंगे, यानी कि ये वोल्टेज हम जब अप्लाई करेंगे और यहाँ पर मेरे पास में जो VGS यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा, तो दोनों यहाँ पर क्या करेंगे, इस जंक्शन को रिवर्स बायस कर देंगे, ये मेरे पास में रिवर्स बायस जंक्शन हो जाएगा जो डिप्लीशन विड्थ को एक शेप दे देगा। और ये शेप किस तरह की बनती है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि इसके अंदर में जो रीजन बनेगा किस रीजन का बनेगा, तो आप लोग देखेंगे कि एक वेज शेप की बनेगी। किस तरह का शेप बनेगा ये भाई, वेज शेप जो चैनल है वो बन जाता है जब हम इसके ऊपर में क्या लगा देते हैं, वोल्टेज लगाते हैं, गेट को हम रिवर्स बायस करते हैं और VD को हम क्या कर देते हैं, वहाँ पर भी वोल्टेज जब हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाता है कि गेट और सोर्स ये कैसे बायस किए जाते हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है कि इनको हम क्या रखते हैं, रिवर्स बायस्ड फॉर्मूला में रखते हैं। ठीक है, यानी गेट टू सोर्स जो होता है हमेशा किसमें, रिवर्स बायस के अंदर में उसको ऑपरेट किया जाता है। और अगर आप लोगों से ये जानकारी ले ली जाए कि इसके अंदर में ये बताओ कि JFET के अंदर में लीकेज करंट कितना, याद है लीकेज करंट का कुछ है, कहीं पढ़ा था आप लोगों ने, बिल्कुल वही लीकेज करंट बात कर रहा हूँ मैं। अब गले मानसू थोड़ा सा ये बता दो मेरे कि लीकेज करंट जो होता है वो किसके कारण होता है, लीकेज करंट तो माइनॉरिटी कैरियर के कारण होता है ना। यहाँ पर मेरे पास में गेट जो है यहाँ से कोई भी माइनॉरिटी कैरियर फ्लो नहीं करेगा मेरे पास में, और माइनॉरिटी कैरियर नहीं है तो यहाँ पर लीकेज करंट जो है वो मेरे पास में क्या रहने वाला है, वो जीरो होगा, या फिर हम उसको जो भी आएगा बहुत कम आएगा जिसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि JFET के अंदर में कोई भी लीकेज करंट हम नहीं लेते हैं। और इसका जो गेट लीकेज करंट जो हमारे पास में होता है वो अगर देख भी लिया जाए, तो अगर आप उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो अगर टिपिकल वैल्यू आप लोगों को दूँ मैं, तो नैनो एम्पियर के अंदर में करंट हमारे पास में रहता है। अब जो वो कहानी मैंने आप लोगों को बताई थी कि इनपुट रेजिस्टेंस इसका बहुत हाई होता है, वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लगाया, वोल्टेज सोर्स लगाया है, कोई भी करंट यहाँ से फ्लो नहीं करवा रहे हैं हम, यहाँ से सिर्फ वोल्टेज से उसके जंक्शन को कम या ज़्यादा कर रहे हैं, उसके बीच में जो बनी हुई है इसकी शेप को हम चेंज कर रहे हैं, कभी वैसे शेप हो रही है, कभी हम उसको कम करते हुए आ रहे हैं, इनकी कंट्रोल हम उसके ऊपर में कर रहे हैं। जैसे नल होता है ना, जो टैप होता है हमारे पास में, उसको घुमा रहे हैं तो वो क्या करेगा, पानी का हमारे पास में कंट्रोल्ड जो फ्लो है हमारे पास में करता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि रिवर्स बायस होता है जंक्शन, इसीलिए हमारे पास में जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाई इनपुट रेजिस्टेंस क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास में जो गेट है और सोर्स है इसको हमने रिवर्स बायस कर रखा है, पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न मेरे पास में क्या होती है कि इसका जो लीकेज करंट है, लीकेज करंट जो है वो हमारे पास में नेगलेक्ट हम कर सकते हैं।
तो अगर कोई करंट ही फ्लो वहाँ नहीं कर रहा है, तो आप लोगों ने ओम्स लॉ जब पढ़ा था, तो ओम्स लॉ में आपने देखा था कि जो मेरे पास में आई डिवाइडेड बाई आर, यानी कि वोल्टेज मेरे पास में आपने लगाया और करंट वहाँ पर लगभग जीरो बन रहा है, तो कब पॉसिबल है, जब मेरे पास में आर जो है वो इनफाइनाइट हो जाए या फिर बहुत बड़ा हो जाए। तो ऐसे केसेस में हम वोल्टेज तो हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस मेरे पास में बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण करंट मेरा जो है वो उससे फ्लो नहीं कर रहा है। इसी के कारण यहाँ पर हमारे पास में कोई भी लीकेज करंट नहीं होता है, या फिर आप बोल लो कि इसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई रहने वाला है। अब कोई आप लोगों से ये जानकारी ले ले, जो कि हमें बाद में ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी, कि भाई ठीक है, आप लोग इसके अंदर में एन चैनल आप लोगों ने लिया, एन चैनल का ट्रांजिस्टर आप लोगों ने लिया, तो एन चैनल के अंदर में गेट जो लगाओगे वो किस टाइप का लगाओगे, यहाँ पर भाई पी पॉजिटिव लगाओगे, यानी कि पी टाइप का लगाओगे। उसी तरह से अगर पी मेरे पास में चैनल का जो जेफेट है ये मुझे यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर कौन सा इसके अंदर में गेट लगाऊंगा, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि एन टाइप के इसके अंदर में गेट लगेगा। अब जो इसके अंदर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाएगा कि भाई एन चैनल के अंदर में एन चैनल के अंदर में मुझे वोल्टेज कैसा लगाना है, यानी कि गेट वोल्टेज मुझे पॉजिटिव लगाना है या फिर नेगेटिव लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि भाई मुझे जंक्शन को रिवर्स बायस करना है, यानी कि पी को मुझे किससे कनेक्ट करना चाहिए कि रिवर्स बायस हो जाए, जाहिर सी बात है कि इसको नेगेटिव से हम कनेक्ट कर देंगे, यानी कि जब भी मेरे पास में एन चैनल आएगा तो एन चैनल के अंदर में मुझे नेगेटिव वोल्टेज लगानी पड़ती है। अब यहाँ पर देखो कि पी चैनल का है, तो गेट मेरे पास में क्या रहेगा, गेट मेरे पास में एन टाइप रहेगा, यानी कि एन पॉजिटिव रहेगा। अब मुझे इस जंक्शन को क्या करना है, रिवर्स बायस करना है, तो रिवर्स बायस करने के लिए एन के ऊपर में क्या लगा दूंगा मैं, पॉजिटिव वोल्टेज लगा दूंगी। छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत काम आने वाले पॉइंट है, कब, जब हम इसके ऊपर में मॉसफेट वगैरह के ऊपर में जाएंगे, और जब आप इसके बहुत जब इसके न्यूमेरिकल्स करोगे ना सोल्व, तो वहाँ पर काफ़ी काम आने वाले हैं। फिर आपको देखना पड़ेगा कि करंट हमारे पास में जब जंक्शन को मैंने रिवर्स बायस किया है, ज़्यादा वोल्टेज दे रहा हूँ, कम वोल्टेज कर रहा हूँ, तो मुझे नेगेटिव में ज़्यादा बढ़ानी है या फिर पॉजिटिव में ज़्यादा बढ़ानी है उसको, वो डिपेंड करेगा हमारे पास में कि हमने गेट क्या लगाया और हमने चैनल कौन सा चूज़ किया है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर में जेफेट जो होता है, हमने इसको क्या कर दिया, गेट टू सोर्स होता है उसको हमने फॉरवर्ड बायस रखा हुआ है, गेट टू मेरे पास में जो सोर्स हमने रखा हुआ है, अगर हम उसको फॉरवर्ड कर दें तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, लार्ज लीकेज करंट, जो हमारे पास में करंट जो है बहुत ज़्यादा करंट वहाँ पर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा वहाँ पर क्या होगा, जो पावर डिसिपेशन है ना, वो पावर डिसिपेशन वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा अगर मैं वहाँ पर उसको गेट और सोर्स है, गेट और सोर्स को हम नॉर्मली क्या रखते हैं, नेगेटिव यानी कि रिवर्स बायस रखते हैं। अगर मैंने उसको फॉरवर्ड बायस कर दिया तो वहाँ पर पावर कंजप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए वहाँ पर उसको हम फॉरवर्ड बायस नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास में करंट जो है बहुत ज़्यादा फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यानी कि चैनल की जो विड्थ है वो मेरे पास में मेंटेन वही बनी रहेगी, कम हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा हम उसको, हमें क्या चाहिए, उसकी वेट को हमें बढ़ाना है ना, कि हम उसको क्या करें, ज़्यादा या कम कर सकें, लेकिन हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया तो वहाँ पर विड्थ जो है उसकी मॉडिफाई नहीं होगी, मॉडिफाई नहीं होगा तो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट वहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाता है। और एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो गया, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे पास में इनपुट रेजिस्टेंस था वो क्या हो गया भाई, इनपुट रेजिस्टेंस मेरे पास में क्या हो जाएगा, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि गेट का जो इनपुट रेजिस्टेंस हाई किस वजह से था, क्योंकि हमने उसको रिवर्स बायस कर रखा था, लेकिन जैसे मैं उसको फॉरवर्ड बायस कर दूंगा तो फॉरवर्ड बायस करने से यही होगा कि वो इनपुट रेजिस्टेंस तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और वहाँ से भी क्या होगा, मेरे पास में जो पावर डिसिपेशन है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि इसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस है, जो कि कभी रिवर्स बायस के अंदर में 1 मेगा ओम की रेंज में रहती है, वो अभी क्या हो जाएगी 100 ओम की रेंज में मेरे पास में आ सकती है। बस ये छोटी सी कहानी थी जो कि आप लोग को बतानी थी मेरे को, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को लेके। नेक्स्ट क्लास के अंदर में मैं बात करूँगा, आप लोगों ने सेट देखी थी इसके अंदर में कि ये ऊपर जो था कुछ इस तरह से आ रहा था, और नीचे जो मेरे पास में कम ये अपने आप को मॉड्यूल कर रहा था, कम इसके अंदर में चेंज आ रहा था। तो ये क्यों आ रहा था, ऊपर की रीजन के अंदर में मेरे पास में इतना जो था गैप छोटा क्यों था, तो नीचे गैप बहुत ज़्यादा क्यों था, चैनल की विड्थ मेरे पास में नीचे क्यों थी, इसी को हम जानते हैं चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन के नाम से। जैसे आप लोगों ने बेस के अंदर में देखा था ना, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन के नाम से देखा था, तो बेस क्या होता था, वहाँ पर हमारे पास में रेस्पॉन्सिबल हुआ करता था करंट को कंट्रोल करने के लिए। उसी तरह से जो चैनल है इसकी विड्थ है वो भी हमें मॉड्यूलेट करनी होती है, वो मॉड्यूलेशन जो है वो यहाँ पर क्या काम आएगा, वो भी हमारे पास में करंट को कंट्रोल करने में काम आएगा। लेकिन जो हम इसकी विड्थ जो वो कंट्रोल कर रहे हैं किसके थ्रू, वोल्टेज कंट्रोल करते हैं, यानी कि गेट के ऊपर में वोल्टेज जो चेंज करके हम इसकी विड्थ को चेंज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, बेस के अंदर में करंट को चेंज करके हम क्या कर रहे थे, जिसकी विड्थ को कम या ज़्यादा कर रहे थे। तो यही चीज़ें आप लोगों को आगे देखनी है, चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन के ऊपर मैं काम करूँगा। फिर किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि अच्छा ये बताओ कि हमने वोल्टेज बढ़ाते चले गए और ये दोनों रीजन एक दूसरे से मिल गए, जब ये दोनों एक दूसरे से मिल गए तब क्या होगा,
भाई इसके अंदर में तो बीजेटी के अंदर में तो मैंने बता दिया था कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंच थ्रो हो जाता है ना, दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। जब आप लोग ये देख रहे थे तो यहाँ पर कलेक्टर और मेरे पास में एमीटर, जो एमीटर बेस और कलेक्टर, ये एमीटर और कलेक्टर मेरे पास में क्या हो गए थे, शॉर्ट सर्किट हो गए। शॉर्ट सर्किट होने की कंडीशन को हम क्या बोलते थे, पंच थ्रो बोलते थे। अब आप जैसे जैसे गेट को बढ़ा रहे हो तो विड्थ तो मेरी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है ना, और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि दोनों एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, तब वहाँ पर क्या जो आएगा, ठीक है ना, उसको हम पिंच वोल्टेज के नाम से भी जानेंगे। तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करूँ। चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन के बारे में बात करूँगा, और इसकी क्या करंट इक्वेशंस होती हैं उसके बारे में बात करेंगे हम, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैसे हम इनको डिज़ाइन करते हैं उसको बात करेंगे। फिर मैं इसके ऊपर मैं बात करूँगा कि दो वोल्टेज जैसे कि मेरे पास में VGS है, इसको हम कांस्टेंट रखेंगे, और VDS इसको हम वेरी करेंगे, तो हमारे पास में क्या कैरेक्टरिस्टिक बनेगी, जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे पास में, जो हम लोड लाइन वगैरह पढ़ते हैं इसका AC एनालिसिस जब करते हैं गेन वगैरह फाइंड आउट करने के लिए। फिर मैं नेक्स्ट में इसके साथ में बात करूँगा आप लोगों के साथ में, अगर ये मेरे पास में हो जाएगी तो पिंच वोल्टेज के बारे में बात करूँगा। पिंच ऑफ जब होता है तो वहाँ पर क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, और करंट जो चार्ज पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ड्रेन करंट की इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। तो बहुत कुछ है अभी। नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल भी मत करना दोस्त, अगर नेक्स्ट लेक्चर मिस किया तो बहुत कुछ बोलेंगे उसके अंदर में। आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस में बात करूँ तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके PSUs के अंदर में उसी नेक्स्ट लेक्चर से बनने वाले हैं। ये तो आपको एक बेस तैयार करना था, ये बेस आप लोग का तैयार हो गया। आप अच्छे से पढ़िएगा इस लेक्चर को। ड्रेन हो मेरे पास में, या फिर आप लोग सोर्स हो, या फिर मेरे पास में जो चैनल है, या फिर जो गेट है, इन तीनों के बारे में अच्छे से देख लीजिए कि इसको पॉजिटिव रखना है, कब रिवर्स बाइस करना है, कब मेरे को P कनेक्ट कर दिया तो मेरे को नेगेटिव वोल्टेज देनी है, पॉजिटिव वोल्टेज देनी है, उसके जो मेरे पास में सोर्स और जो गेट है उनके बीच में कैसी वोल्टेज मुझे इसके अंदर मिल सकता है, ठीक है। तो ये आज की कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में और अच्छे से चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और मॉसफेट को भी उसके अंदर में शुरू कर देंगे। और मॉसफेट का जितना हो पाएगा, जो कि दो तरह के होते हैं मेरे पास में, डिप्लीशन और दूसरा जो एनहांसमेंट, ई मॉसफेट के नाम से जानते हैं, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और आपको जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसके अंदर में बहुत बेनिफिट होने वाला है। बिल्कुल आप लोग चाहे आप किसी भी PSU की तैयारी कर रहे हो, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप लोग अपने IAS की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने भी अपनी जो भी एग्ज़ाम्स थे, PSU का हो, गेट का हो, IAS हो, सारे इन्हीं नोट्स को पढ़ के हमने अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक किया है। तो आपको भी वही यहाँ पर करना है, वही कंटेंट आपको और भी अच्छी तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश करना है, ठीक है। और बाकी टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ है, और हमारा जो WhatsApp नंबर है वो भी मैं रिलीज़ कर दिया है, जिसका नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं, 9416878402, ठीक है ना, 402। तो यहाँ पर भी आप लोग अगर कोई क्वेरी है तो बहुत जेन्युइन क्वेरी है तब आपको यहाँ पर मैसेज करना है। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पर भी, आपका कमेंट बॉक्स जो है वहाँ पर ओपन रहता है, वहाँ पर आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। और जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछे गए आज की क्लास में, वो आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें, सॉरी उसका कमेंट बॉक्स है उसके अंदर में ज़रूर उनको रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन ये पूछा था कि भाई गेट वोल्टेज जो है मेरे पास में, वो मुझे पॉजिटिव कब लगानी है और नेगेटिव मुझे कब लगानी है। अगर मैं P चैनल मेरे पास में लिया है तो मुझे नेगेटिव लगानी है या पॉजिटिव लगानी है, चैनल की बात कर रहा है। N टाइप का चैनल है तो पहला क्वेश्चन है, P टाइप है तो पॉजिटिव लगानी है, नेगेटिव लगानी है। दूसरा N टाइप का चैनल मैंने लिया है तो पॉजिटिव लगानी है या फिर मुझे नेगेटिव लगानी है। दूसरा मैंने आपसे पूछा कि गेट अगर मेरे पास में P टाइप है तो मुझे उसके ऊपर में कैसी वोल्टेज लगानी है। अगर गेट मेरे पास में N टाइप है तो मुझे कैसी वोल्टेज उसके ऊपर में लगानी है। दूसरा आप लोगों से पूछा था, अगर आप लोग बता सकते हैं तो मेरे को बताइए कि यहाँ पर जो हमने बेस इसका बनाया था, जो इसका चैनल बना था, तो ये जो वोल्टेज हमने डिप्लीशन बिट देखी थी या फिर आपने चैनल बिट देखी थी, तो ऊपर कम क्यों होती है और नीचे इसका जो एरिया वो ज़्यादा है। अगर आप इसका रिप्लाई दे सकते हैं तो दीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसका रिप्लाई आंसर जो आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा, और इसकी करंट इक्वेशन के ऊपर मैं बात करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। बाकी आप लोग जो भी साथी हैं, आप लोग के जुड़ने के लिए बोलिएगा। बाकी आप अपनी तैयारी को अच्छे से करें, ठीक है।